हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है जो आईटीआई सीरीज चल रहा है हमारा, उसमें जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर मैं फ्यूज देखने वाला हूं। हालांकि फ्यूज में कई आपको और वीडियोस मिलेंगे। ये फ्यूज के इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और क्या मैथमेटिकल थोड़ा टर्म होता है, इन चीजों के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रहे सर, बहुत हिंदी मीडियम के डिप्लोमा बच्चे भी हो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। चलिए सर, फ्यूज क्या है ना, यहां चर्चाएं हो रही है आज कि फ्यूज क्या है, फ्यूज क्या है, ओके, और कितने प्रकार के होते हैं सर फ्यूज। तो सबसे पहले सर, फ्यूज होता क्या है सर। फ्यूज की बात करें तो फ्यूज एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो आपको क्या करता है सर, किसी फॉल्ट, किसी शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये परिपथ के हमेशा सीरीज में लगे होते हैं और ये हमेशा हैवी शॉक से आपको बचाने का काम करता है। नाउ इसके बारे में अगर बात करें तो सर फ्यूज डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलता है। नाउ ये किसके किसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, किसके मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, सो इन सारी चीजों की चर्चा सर हम करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज फ्यूज सर। बेसिक थॉट्स में अगर बोला जाए तो फ्यूज क्या है सर। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, हिंदी वालों के लिए स्पेशली देखिए, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड, यानी एक लिमिट से ज्यादा करंट आप लोगे तो उसको ओवरलोड कहते हैं। सपोज दैट आपके घरों में 10 एम्पियर तक करंट लेना है टोटल, है ना, और आप 15 एम्पियर लेने लगे तो लोड से ओवरलोड होने लगा, हाँ, उसको बोलते हैं ओवरलोड। अथवा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या हुआ कि कोई फॉल्ट हो गया, कोई वायर आपके किसी चीजों से कनेक्ट हो गया, अर्थ से, वहां डायरेक्ट, तो क्या होगा, फॉल्ट हो गया ना, या माइनस प्लस, डायरेक्ट प्लस माइनस जो होता है वो जुड़ गया कहीं पे बीच में ही, सो सारा करंट उस ग्राउंडिंग होने लगते हैं, कोई बल्ब आपका फिर उस टाइम ग्लो नहीं करता। सो ऐसे कंडीशन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। सो ये एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सर डिफरेंट टाइप के स्विच है, ये आपके घरों में लगे होते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंट आप लोगों ने देखा होगा सर, किसी टेप रिकॉर्डर वगैरह में, छोटी छोटी चीजों में ऐसे टाइप का भी स्विच फ्यूज आपने देखे होंगे। ये एचआरसी फ्यूज, आगे आप देखोगे स्विच एंड गियर प्रोटेक्शन के अंदर सर आप लोग पढ़ोगे तो एचआरसी फ्यूज के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। सो इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं टाइप्स पे। लेकिन पहले अब फ्यूज किस धातु का बना होता है सर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फ्यूज किस धातु का बना होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सारे हैं उन सारे डाटा को हमने इसमें कलेक्ट किया। सर क्या है फ्यूज, निम्न गलनांक वाली, इसके कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो लैंग्वेज में जो है अभी समझ लीजिए, निम्न गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं सर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कम होनी चाहिए इसके, यानी जल्दी मेल्ट हो जाए, ऐसा चीज होना चाहिए कि हीटअप अगर बहुत ज्यादा हुआ तो जल्दी मेल्ट कर जाए। सो फ्यूज कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। ओके, कम गलनांक वाली धातु से, यह मुख्यतः तांबा, चांदी, एल्युमिनियम के बने होते हैं। मुख्यतः जो इसमें धातु होते हैं सर वो तांबा यानी कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, सिल्वर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। और किसका मिश्र धातु होता है, कितना परसेंट होता है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो आइए सर, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं सर। फ्यूज का चयन मुख्यतः धारा क्षमता और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मतलब समझिए कि आपको कितना फ्यूज, ऐसा नहीं है कोई भी फ्यूज घर में लगा दिए। सर आपके घरों में लोड कम है तो कम एम्पियर का फ्यूज लगाइए, ज्यादा लोड है तो ज्यादा एम्पियर का फ्यूज लगाइए। हालांकि अब बहुत सारे फ्यूज के जगह पे रिप्लेस होके सर आजकल बहुत सिंपल टर्म है, एक एमसीबी यूज किए जाते हैं ना, एमसीबी, उसके बारे में भी आपको अपकमिंग डेज में वीडियो मिलने वाले हैं। सो एमसीक्यू जो आप कहते हैं एमसीबी, इन्होंने रिप्लेस कर दिया बहुत सारे फ्यूज को। अब बड़ी फ्रीक्वेंट 8 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर क्या एमसीबी लगा दिए जाते हैं फ्यूज के जगह पे। ओके, लेकिन फ्यूज का अपना अपना रोल है ना, ये आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपके किस तरीके से नीड है। ओके ना, ये मुख्यतः जो होते हैं किटकैट फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, है ना, एचआरसी फ्यूज, ये सब आगे पढ़ोगे, और कार्टेशियन फ्यूज आदि प्रकार के होते हैं। इसके और टाइप्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसके जो टाइप होते हैं ना, किटकैट टाइप होते हैं, कार्टेशियन टाइप होते हैं, है ना, एचआरसी होते हैं, हाई रप्चिंग करंट, है ना। सो इन सारी चीजों की चर्चाएं होगी, एक बेसिक थॉट। लेकिन कई बार सर आपसे यह भी पूछ देता है कि फ्यूज बताइए घरों में सीरीज में लगते हैं या पैरेलल में। सर हमेशा सीरीज में। कभी फ्यूज की चर्चा की जाए और आपका मान लो ये सपनों का घर होगा, है ना, और कोई टावर है, यहाँ पे पोल है,
और पोल पर करंट वायर आया हुआ है और ये आपके घरों में अगर जाता है तो आप देखना सबसे पहले ये आएगा फ्यूज के पास ही और फिर ये वायर आपके घरों में कहीं भी जाएगा, मान लो लट्टू वगैरह है तो फिर एक वायर जाएगा। और नो आपने अगर ग्राउंडिंग कर रखी है तो दूसरा वायर ग्राउंड अर्थ का यहाँ जाएगा, तब ये ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब है फ्यूज ये किसमें सर हमेशा कनेक्ट होता है सर? सीरीज में। फ्यूज वायर बड़ा फ्रिक्वेंट सर बच्चे क्लास यानी आईटीआई के बच्चों में ये सा क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। एएलपी के एग्जामों में या छोटे छोटे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हो इन सब चीजों में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। ओके, इवन डिप्लोमा के भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो कि फ्यूज हमेशा सीरीज में लगे होते हैं। सर और फ्यूज के बारे में पूछता है कि फ्यूज में किस किस धातुओं का मिश्रण कितना % होता है। टीन और लेड के कॉम्बिनेशन से मुख्यतः आपके जो होते हैं सर ये बनता है फ्यूज, और इसका परसेंटेज जो होता है लगभग 67 और आप कह सकते हो 63 और 67% का कॉम्बिनेशन, 63 और 37% का कॉम्बिनेशन होता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और ये लगभग 190 इसकी जो डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। आइए सर मैं बात कर लूं यहाँ पे फ्यूज क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज में, आप लोग को लैंग्वेज में नीड होती है सर कई बार। तो फ्यूज हमेशा किसी भी सर्किट या उपकरण के क्रम में सीरीज में लगाए जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। लगातार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सर, हमेशा ये सीरीज में लगाए जाते हैं। किसी भी उपकरण पर जब फ्यूज लगाया जाता है तो उसके सामान्य करंट लोड के आधार पर फ्यूज लगाया जाता है। सर आपके घरों में कितना नीड है, मान लो आपके घर में कम नीड है तो आपका फ्यूज छोटा होगा, उसका एम्पियर कम रेटिंग का होगा। जहां पे मोटर बहुत बड़े हैवी अभी आप लोड आपने लगा रखा, मोटर आप लगा रखे हो, आप ये कह सकते हो कि फ्रीज है ना, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीज यूज कर रखे हो, तो लोड जैसे से आपका बढ़ेगा तो एमसीबी यानी आपके लोड करंट का साइज बढ़ेगा तो आपका फ्यूज का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, डिपेंड करता है लोड के आधार पे। अगर उपकरण में किसी प्रकार की कोई खराबी हो जाता है तो उसका करंट लोड बढ़े तो फ्यूज जल जाए और उपकरण की सप्लाई बंद हो जाए। बहुत बार ओपन में किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। बहुत बार क्या होता है आपके शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे कि उपकरण काफी नुकसान हो जाता है, हो सकता है। इससे नुकसान से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। सर देखिए क्या होता है कि उपकरण में, डिवाइस में कई बार होते हैं ना कि उसके मेन वायर ग्राउंड से सट गया, या उपकरण में कुछ दो क्वाइल ही आपस में क्या होता है इंटरटर्न फॉल्ट हो जाए। ऐसे कंडीशन करंट में हेवी ड्रॉ करने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिससे स्विच आपको प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ यहां मैं बात करूं सर आपको कि जब भी उपकरण में शॉर्ट होता है तब सबसे पहले फ्यूज जलता है। किस आधार पे जलता है, किस तरह से जलता है, उसकी भी चर्चा मैं अभी करने वाला हूं। और उपकरण की सप्लाई उसी में बंद हो जाती है, इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है। फ्यूज मोस्टली आप देखोगे घरों में भी सबसे मेन पार्ट में या किसी भी उपकरण या डिवाइस में फ्यूज का इस्तेमाल जरूर होते हैं, लेकिन वहां पे उसके टाइप बदल जाते हैं। या देखिए सर आप अगर देखोगे ना, इस टाइप के फ्यूज किसी डिवाइस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ग्लास, उसके अंदर दो टॉप पे दो मेटल्स में दिखेंगे और बीच में पतले वायर दिखेंगे। ओके, और आपको ये अपने घरों पर भी इस्तेमाल करना चाहिए, ऑब्वियसली हम लोग करते ही हैं। सर कई बार क्वेश्चन ये भी अब पूछता है कि फ्यूज के वायर जो होते हैं, तार, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, कम, रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो उन सब चीजों की भी चर्चा एक बार हो जाए सर। आइए सर नेक्स्ट कहता है फ्यूज का तार, यानी अब तक तो बात कर रहे थे अपन एक जैसे फ्यूज है ना, उस फ्यूज में ये वायर कनेक्शंस हैं। ओके, ना इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो एक तार लगे होते हैं। अब इस तार की बात कर रहा है, ये तार कैसा होता है, ये तार है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कैसा मेटल होना चाहिए, कितना % होना चाहिए, इनकी चर्चाएं कर लेते हैं। जो आप देखो ना हाथ से लगाते हो, बहुत जगह हाथ से जाके लगाते हो, ऐसे लगाते हो निकाल देते हो। ओके, तो ये फ्यूज है। चलिए नाउ मैं बात करूं सर, फ्यूज हमेशा ही फेज वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है। ये तो ऑलरेडी है, ये तो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये अभी आई होप सबको पता होना चाहिए। और फ्यूज तार का कम प्रतिरोधकता वाला होना चाहिए। कम प्रतिरोधकता मतलब
रेजिस्टेंस कम नहीं होता, प्रतिरोधकता मतलब ऐसा जिसका रेजिस्टिविटी कम हो। रेजिस्टिविटी मतलब रो, कम प्रतिरोधकता। रो मतलब चांदी हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, करंट आसानी जाता। लोहा में चांदी के तुलना में कम ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, इसके कारण क्या होता है, आसानी से करंट नहीं जा पाता है। अगर कोई कहे प्लास्टिक में हाई रेजिस्टिविटी होता है, उससे करंट पास ही नहीं करेगा। सो कम रेजिस्टिविटी जैसे कि चांदी, लेकिन चांदी का क्या फ्यूज में उपयोग करेंगे? नहीं। क्यों सर? क्योंकि सर चांदनी बहुत महंगा होता है चांदी, इसीलिए कॉपर एल्युमिनियम सबका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, होना चाहिए। जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि फ्यूज के लिए यूज किए जाते हैं। चांदी महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है सर। चांदी महंगे होने के कारण इसका यूजेज बहुत कम किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लेड, टीन, एलॉय यानी लीड और टीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोस्टली होते हैं फ्यूज के लिए। इसको एलॉय मतलब मिश्र धातु हो गया, एलॉय मतलब मिश्र धातु, दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन अपन क्या कहते हैं, मिश्र धातु एलॉय होगा। ओके, एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि टीन की मात्रा अगर बोला जाए सर टीन की मात्रा अगर बोला जाए, टीन की मात्रा कितनी होती है सर? यहां देखिए लगभग 65 से 66%। यहां से ध्यान रखिएगा सर, 63 से, यहां ध्यान रखिएगा, इसको 63 कर देता हूं, 63% होता है। कितना होता है सर? 63%। और लीड की बात करें, कोई लेड की बात करें तो लगभग कितना होता है? 37%। सर ये चीजें वेरिएशन कई बार और दिखेगा, ये 37 से कई बार 38% तक दिखता है बहुत जगह, ये 37 से 38% तक दिखता है, और कई बार ये आपको 62% तक दिखता है। तो एग्जाम में 62-38 का रेशियो भी दे सकता है, या फिर 63-67 का रेशियो दे सकता है। कंफ्यूज मत करना, ज्यादातर कॉम्बिनेशन किसका रहता है सर? टीन की मात्रा ज्यादा होती है, लेड का कम। कई बार उल्टा दे देता है, लेडे दे देगा ज्यादा और आपका टीन कम दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना सर, ये चीजें ध्यान रखना। आई होप कंफ्यूजन क्लियर होगा आप लोगों का। ना मैं बात करूं सर, यहां पे फ्यूज तार की विशेषता यह होती है कि उसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए, तभी तो मेल्ट करेगा, नहीं तो मान लो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो वो तार गलेगा, कभी गल ही नहीं सकता। ओके, सो ये भी एक दिक्कत होती है, गलनांक बहुत कम होता है। किसी भी उपकरण में ओवरलोड होने पर, मतलब एक लिमिट से ज्यादा करंट उससे गुजरने पर तार बहुत ही जल्दी पिघल जाता है, क्योंकि गर्म होता है और पिघल जाता है, और इस उपकरण की सप्लाई बंद हो जाती है। जिससे उपकरण की सप्लाई बंद हो जाती है, यानी कोई वायर यहां से आया होगा, समझिएगा सर, कोई वायर यहां से आया होगा और फिर यहां से गया होगा, और ये है आपका फ्यूज वायर, है ना, फ्यूज वायर। तो यही मेल्ट कर जाता है, यही क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। तो इधर उपकरण जो भी लगा होगा, उपकरण जो भी लगा होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो क्योंकि यहां से डिस्कनेक्ट हो गया तो कोई उपकरण में आपका सेफ रह जाएगा उपकरण। ओके, और उपकरण सप्लाई बंद हो जाती है, इसके कारण ऐसे तार को नाम, अच्छा और बात है, नीचे आपको ऐसे तारों के नाम बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वायर होते हैं जिसका उपयोग फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, उसको मैं लिस्ट में दिखाता हूं, और बहुत सारी चीज अभी समझाऊंगा। ऐसे तार कौन कौन से हैं जो फ्यूज बनाने के लिए उपयोग में आ जाते हैं सर? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, एंटीमनी, जस्ता, सीसा, इसी को लेड बोला गया है, ठीक है, और टीन, इसके कॉम्बिनेशन मेनली यूज किए जाते हैं। और ये सब किसमें? फ़ारेनहाइट में इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया, गलनांक 2000 फेराड, ये सॉरी फेराड बोल रहा हूं, फ़ारेनहाइट। और सर आपको पता है डिग्री सेल्सियस की बात अगर करें तो वो अलग होता है, डिग्री सेल्सियस की अगर कोई बात करे तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल अलग होता है। समझने के लिए मैं बताऊं, इंसान के नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं अभी नॉर्मल हूं, मुझे कोई फीवर वगैरह नहीं है, तो हमारा टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन फ़ारेनहाइट में यही कितना हो जाता है सर? 98 फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98। इसका मतलब अगर किसी सीसा या टीन का फ़ारेनहाइट में दिया है 464, तो इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में करोगे तो कम होगा। डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा जी? इसको अगर डिग्री सेल्सियस में करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी चीजें होनी चाहिए। तो मुख्यतः ऐसे एलिमेंट है जिनका उपयोग हम फ्यूज के लिए करते हैं। अब आइए सर पहले वाले टर्म पे आइए कि जो ये बोला गया इसमें क्या मतलब होता है। तो पूछेगा रेजिस्टेंस ऑफ, आइए मैं बताता हूं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस, फ्यूज तार का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, यानी फ्यूज तार का प्रतिरोध
उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, उच्च होना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्यों उच्च होना चाहिए। सर देखिएगा क्यों उच्च होना चाहिए। सर देखिएगा, फ्यूज तार कभी आप देखोगे ना तो यहां से यहां मान लो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई आ रही है, तो फ्यूज तार जो होता है ना हमेशा पतला यूज किए जाते हैं। ये देखो पतला यूज होते हैं, ये फ्यूज तार जो होगा ना एकदम पतला यूज होगा। ये क्या होता है, पतला। और सर जिसका पतला प्रतिरोध वायर होगा R बराबर रो L बटा A। ओके, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। ओके, और जिसका एरिया कम उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। ये पतला है, ये क्या है, पतला मतलब एरिया कम। सर जिस कंडक्टर का एरिया कम होगा, ये फ्यूज है ना, फ्यूज, ये फ्यूज है। ओके, यहां उपकरण लगे होंगे, आगे उपकरण लगा होगा ना। एरिया कम होने से क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। सो फ्यूज तार का प्रतिरोध आपसे पूछता है तो हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च, क्योंकि पतला तार होता है तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा सर, उच्च होगा, उच्च। लेकिन इस तार की मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम। किस आधार पर गलता है सर, ये मेल्ट किस आधार पर करता है, हीटिंग के आधार पर। हीट बराबर फॉर्मूला होता है I² R इंटू टी। सर अगर आपका ओवरलोड कंडीशन होता है, कोई फ्यूज में ओवरलोड कंडीशन होता है तो करंट बढ़ता है। करंट बढ़ेगा इसका मतलब हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। ये क्या करेगा सर, मेल्ट करेगा, मतलब आपका तार फ्यूज यहां से ब्रेक कर जाएगा। सो क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछता है। दूसरा चीज इसका मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। सर ये दो इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, है ना। रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट लो। तो ये भी सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ मैं बात करूं सर, मेल्टिंग पॉइंट भी लो हमने बता दिया। अब यहां पे मैं बात करूं रेजिस्टिविटी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए। तो बताइए इसमें मटेरियल कैसा यूज किया गया सर, सिल्वर, कॉपर, है ना, सिल्वर यूज किए, कॉपर यूज किया, एल्युमिनियम। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई, सॉरी रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्या होती है, हाई, क्योंकि इसमें आसानी से करंट जाता है। सो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, लेकिन क्योंकि पतला रखा जाता है तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी हाई, यानी कंडक्टर बढ़िया हो, आसानी से करंट जाए, ब्लॉक ना करे करंट को। और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, कम। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए सर, कम। तो ये क्वेश्चंस बड़ा फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, सर इसका पता आपको होना चाहिए। ये क्वेश्चन सर बड़ा फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इसके बाद पता होना चाहिए। सर इसका सीरीज और मिलेगा, ये फ्यूज में इतने से बहुत काम नहीं चलने वाला, बहुत सारी चीज सीखना है, तो इसके और सीरीज मिलेंगे जिसको हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं ना। फ्यूज तार के फ्यूज के प्रकार कौन कौन टाइप्स होते हैं फ्यूज के, तो एक बस रफ में आपको जानकारी होनी चाहिए। सर अलग अलग परिपथ का उपकरण के अनुसार फ्यूज निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि किट कैट फ्यूज होता है ना। उसके बाद आपको बोलते हैं राउंड फ्यूज होते हैं, कार्टिजियन फ्यूज होते हैं, और उसके बाद प्लग प्रकार के फ्यूज होते हैं, HRC फ्यूज। सो आपको सर फ्यूज के प्रकार थोड़ा पता रखना चाहिए। फ्यूज के टाइप्स के बारे पूछ देता है, ये किस टाइप के फ्यूज है, ये फ्यूज में क्या होता है। सो इसके टाइप का भी डिटेल आगे जो सेकेंड लेक्चर, इसका नेक्स्ट या आगे अपकमिंग लेक्चर होगा तो उसके अंदर मैं इसके टाइप्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उससे भी छोटे छोटे ITI के एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। चूंकि ये ITI का हमारा बेहतरीन सीरीज चल रहा है और ITI के अपकमिंग डेज में बहुत बेहतर कंटेंट और कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाला है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे। सो आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और सर स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर और भी बहुत सारी जानकारी अगर आपको कभी भी चाहिए होगा सर, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप करें। कॉल करेंगे तो हमारा टेलीकॉलर हो जाएगा, व्हाट्सएप करेंगे 8709631963। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। कॉल करोगे तो सर हमारी टीम के पास चली जाती है। तो ध्यान रखना, अगर कई बार कॉल अभी रिसीव भी हो जाता है, अदरवाइज टीम को जाती है, नहीं तो आपको यहाँ पे मैसेज का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो आई होप ये सारी जानकारी आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है, और बेहतर तरीके से आपको अपकमिंग वीडियो से मिलेंगे। ओके, गुड लक।